मैं वर्षा डागोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16, 17 और 18 इन तीनों अधिकारों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा संक्षिप्त में पिछली वीडियो हमने जो शेयर की उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे थे। हमने मौलिक अधिकारों का अर्थ, उनकी भूमिका, उनका महत्व, इसके बारे में समझा। इसके बाद हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में समझा और उसके बाद हमने चर्चा की 6 मौलिक अधिकारों की, जिसमें से पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 और 15 की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हम अनुच्छेद 16 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी सरकारी जो सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उनमें सभी नागरिकों को नियुक्ति देने का समान अवसर दिया जाएगा और सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्य के द्वारा नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन जो सरकारी सेवाएं हैं उनके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(1) व 16(2) राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अधिकार या समान अवसर देने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) व 16(2) समानता की बात करते हैं। समानता किस क्षेत्र में है? सबको समान अवसर दिए जाएंगे सरकारी नौकरियों में। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद हम अनुच्छेद 16(3) से 16(5) तक पढ़ेंगे। अपवाद इस अर्थ में है, यद्यपि अनुच्छेद 16(1) व 16(2) समानता की चर्चा करते हैं कि सबको समान नियुक्तियों में समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर, निवास शब्द को आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार के जो क्षेत्र हैं वो अपने निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। अभी आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखा होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ की जो सीटें हैं या अपने यहाँ के जो पद हैं उनको अपने राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया है। ठीक इसी प्रकार अभी राजस्थान सरकार ने भी इस तरह की चर्चा की है, मध्य प्रदेश सरकार की ही तरह, कि क्यों ना कुछ क्षेत्रों में जो पद हैं, जैसे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक, पटवारी, इनमें कुछ इनमें जो पद हैं उनको राजस्थान के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया जाए, ताकि उसमें बाहर के लोगों को प्रवेश करने से रोका जा सके। इससे होता क्या है कि स्थानीय लोग सेवा से वंचित हो जाते हैं और बाहर के लोग इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो हम निवास की निवास का अधिकार दे रहे हैं, निवास के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो भेदभाव युक्तियुक्त है, उचित है, वो कहीं भी गलत नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान, इसका सीधा तात्पर्य किससे है? आरक्षण की व्यवस्था से। आरक्षण के द्वारा जो समाज का वर्ग मुख्य धारा से पीछे हट गया है या समाज में वंचित है, सदियों से शोषित है, अन्य श्रेणियों की दृष्टि में वंचित है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 16(5) कहता है कि कुछ पदों को धर्म के आधार पर भी आरक्षित करने की व्यवस्था संविधान में की गई है। इस प्रकार ये आपका अनुच्छेद 16 है, जिसे 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5) में विभक्त किया गया है। तो 16(1) व 16(2) समानता की बात करते हैं, वहीं
अनुच्छेद 16(3) से 16(5) ये इसके अपवाद हैं। यद्यपि समानता दी गई है, लेकिन समानता देने के साथ साथ क्या कहा गया है कि समानता को तर्क संगत बिठाने के लिए कुछ भेदभाव किया गया है, लेकिन वो भेदभाव सही है, उचित है, युक्त है, उसे हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहरा सकते। जैसे हम एक उदाहरण से अभी देख सकते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जैसे घर में एक माँ अपने कमज़ोर बच्चे को अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा एक कमज़ोर बच्चे को उसकी जो माँ है अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा उसका ध्यान रखती है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो अन्य बच्चों से प्रेम नहीं करती या उनके प्रति उसके अंदर वो भाव नहीं है, लेकिन वो अपने कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रही है कमज़ोर बच्चे पर। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसको अधिक सुविधाओं की या अधिक ध्यान की ज़रूरत है। इसी प्रकार हमारे देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि जो समाज का जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उनको आगे बढ़ाने के लिए, अन्य लोगों की बराबरी में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये है आपका अनुच्छेद 16। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत जो शब्द है अस्पृश्यता, इसको हम महात्मा गांधी पढ़ते हैं, उसमें आपने अस्पृश्यता शब्द को बहुत बार पढ़ा होगा। तो जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है, वो हमारे भारतीय समाज की एक बहुत ही बुराई या कलंक के रूप में जाना जाता है। अस्पृश्यता को हम भारतीय समाज का प्राचीन काल से देखते हैं तो शूद्रों के प्रति उच्च जातियों के द्वारा एक अमानवीय व्यवहार किया जाता था छुआछूत के आधार पर कि ये सफाई वर्ग से है या निम्न वर्ग से है, ये शूद्र हैं, तो इनको छूने से ही ऐसा माना जाता था कि उच्च वर्गों के अंदर ये धारणा थी कि शूद्र वर्ग को हम छू लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से समाज में धारणाएं थी। तो समाज में प्रमुख समाज सुधारकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, महात्मा गांधी थे, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो अमानवीय व्यवहार जो किया जाता था शूद्रों के साथ, इसका इन्होंने विरोध किया। और इसी कारण अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के भी अंत की घोषणा की गई। और अस्पृश्यता को जिसके सभी रूपों, जब अस्पृश्यता जिस भी रूप में की जाती है यानी छुआछूत जिस भी तरीके से की जाती है शूद्रों के साथ, उसको संविधान में क्या कर दिया गया, प्रतिबंध या उस पर निषेध या उस पर रोक लगा दी। ना केवल राज्य किसी व्यक्ति के साथ या निम्न जाति के साथ या शूद्र के साथ कोई भेदभाव कर सकता है, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी किसी भी प्रकार का छुआछूत संबंधी भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकता। इसके लिए संसद ने कानून भी बनाया है, जैसे कि अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 में और नागरिक अधिकार अधिनियम 1976। तो इनमें क्या है, दंड देने का प्रावधान दिया गया है यदि शूद्र या निम्न जाति के साथ या किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाए। जैसे कि सार्वजनिक पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, उनमें जाने से रोक दिया गया। मान लो कि आप शूद्र हैं, नीची जाति के हैं, तो दंड दिया जा सकता है। इन अधिनियम के तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 के तहत अस्पृश्यता के आधार पर हम किसी जाति का अपमान करें, जाति सूचक शब्दों से हम पुकारें, तो हम किसी को इस आधार पर सेवा देने से मना कर दें कि ये निम्न जाति से, नीची जाति से है, तो इस आधार पर यदि कोई भेदभाव किया जाता है तो इसे संविधान में क्या किया गया है, इस पर प्रतिबंध या प्रतिषेध या रोक लगाई गई है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या है, देखो, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 किसकी चर्चा करता है, उपाधियों का अंत। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आपने सुना होगा जैसे राय की उपाधि थी, जैसे राजा राम मोहन राय, तो उन्हीं राय शब्द तो वहाँ तो राजा की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि थी। जैसे गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। तो इस तरीके से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राय की, राजा की, नाइटहुड की आदि उपाधियाँ दी जाती थी। इससे समाज में क्या होता था, असमानता पैदा होती थी, एक वर्ग में हीनता की भावना उत्पन्न होती थी, और जिस व्यक्ति विशेष को ये उपाधियाँ दी जाती थी वो अपने आप में सुपीरियरिटी या सर्वोच्चता अपने आप में सर्वोच्चता महसूस करता था। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की। अनुच्छेद 18
उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे कोई नागरिक हो या कोई विदेशी हो, कोई भी उपाधियां देने से मना करता है। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। याद रखें कि राज्य केवल सेना और विद्या के क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान कर सकता है, इसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे हम विद्या संबंधी जैसे देखते हैं, हम डॉक्टरेट की उपाधि होती है, पद्म विभूषण हैं जैसे साहित्य और इसके क्षेत्र में, तो क्या कहते हैं, पद्म सेना के क्षेत्र में दी जाती है, उपाधियां दी जाती हैं। तो सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधियां नहीं दी जाएंगी। दूसरी बात है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इन सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। जैसे 1954 में सरकार ने 2 अधिसूचनाएं निकाली, भारत सरकार ने, और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों की शुरुआत की थी 1954 में। सन 1954 में 2 अधिसूचनाओं के द्वारा भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि उपाधियों की शुरुआत की। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई ने इन उपाधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, और फिर इन्हें बाद में 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने पुनः शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो उपाधियाँ हैं राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती हैं। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की या जो समाज में एक असमानता पैदा करती हैं, ऐसी किसी भी प्रकार के सम्मान या उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 18 हुआ। अब हमने यहाँ पर आज समानता का जो हमारा पहला अधिकार है, मौलिक अधिकारों में जो हमारा जो पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 उसका हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।